बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ फ्रॉम द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। जीएस दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ 4th ईयर क्लास। और बाकी जो 3rd ईयर हैं उनका मैं फिर दूसरे लेक्चर स्टार्ट करूँगी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक बुक फ्रॉम द स्टार्ट। और जो 4th ईयर हैं उनकी इसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जानी है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर है 4th ईयर का, विच इज़ फ्रॉम द इनऑर्गेनिक बुक दैट इज़ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। लेट्स स्टार्ट इट। फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? फर्टिलाइज़र्स आर द नेचुरल or the manufactured material which are added to the soil to make up and to provide the element necessary for the growth of the plant. फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? खाद को। अब आप सब ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, तो आप सबको पता है कि पौधों की या क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इन ऑर्डर टू मीट द नेसेसरी एलिमेंटल क्या कहेंगे उसे, नीड, उसके लिए जो है वो हमें विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, हमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द एनिमल लाइफ स्टॉक वगैरह से, उनकी जो मेन्योर वगैरह होता है सब कुछ, और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल भी होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल आते हैं इस केस में आपके पास वो फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 16 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के लिए लाजमी है। उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि नीडेड हैं मैक्रो अमाउंट में। मैक्रो मींस आपके पास ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 ऐसे हैं जो कि वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्टेन हो जाते हैं। पीछे हमारे पास क्या रह गए? एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस और एक पोटेशियम। ये 3 ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें खाद के थ्रू या फर्टिलाइज़र के थ्रू ऑब्टेन करने पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो अमाउंट में है, सेमी माइक्रो कह लें इस तरह से, जो कम उसमें चाहिए, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फ़र, जो कि सेमी माइक्रो हैं। मतलब कि अगर आपको जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है वो बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र उससे कम मिकदार में चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम मिकदार में चाहिए, जिसे ट्रेस अमाउंट कहते हैं। इनमें आ जाता है आयरन, मैग्नीज, सिलिकॉन, कोबाल्ट, कॉपर एंड मोलिब्डेनम। तो ये हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, मतलब पर एकड़ फ्यू ग्राम्स चाहिए होते हैं, बट देयर प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके एब्सेंस में कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द एयर एंड वाटर, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके रूट बैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और वो इससे रिलेट कर देते हैं थ्रू डिफरेंट फिजियोकेमिकल रूट मैकेनिज्म्स, उसके थ्रू ऑब्टेन हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो हैं वो आपके पास जो इसको हम रिपीटेडली हेल्दी क्रॉप्स के लिए सॉइल में एडअप करते जाते हैं। अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर्मुलेटेड in a variety in a way considered superior to natural fertilizers such as manure and the other animal or vegetable waste which cannot supply the various elements in correct and suitably adjusted proportions according to the need of the plant. अब देखिए, कुछ हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, कुछ कम अमाउंट में चाहिए, कुछ मैक्रो हैं, कुछ माइक्रो हैं, कोई सेमी माइक्रो है। तो उसके हिसाब से आपके पास जो कि नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, जिसमें कि मेन्योर आ जाता है या वेजिटेबल वेस्ट आ जाते हैं, वो प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते, क्योंकि इसमें हमने तमाम प्रोपोर्शंस को कंट्रोल नहीं किया। जबकि जो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं उसमें तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स को हमें ख़ास प्रोपोर्शन में कंट्रोल करते हैं इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द प्लांट।
सो इट इज़ द एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही हम ज़्यादा आगे डिस्कस करेंगे, विच आर देयर फॉर टू बी एडेड टू द सॉइल to keep up its productivity and according to the chemical fertilizer they are classified as। अब देखें कुछ या तो फर्टिलाइज़र 3 कैटेगरी के मेजर हैं, या तो वो नाइट्रोजनस हैं या फॉस्फेटिक हैं या पोटैश हैं, ये 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या हमारे पास आ जाती हैं फॉस्फेटिक कम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, इसमें फास्फोरस भी आ जाएगा और नाइट्रोजन भी आ जाएगा। एंड द लास्ट वन एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, जिसमें तीनों के तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें मीटअप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 कैटेगरीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स को। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स दे मेनली सप्लाई नाइट्रोजन to the plants or the soil, and most of the nitrogenous fertilizer are synthetic products, and nitrogen is present in the fertilizers either as nitrate anion in the nitrate form or as amide in the urea or as ammonium cations as in the ammonium form। तो ये 3 फॉर्म है जिसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है, नाइट्रेट आइंस की फॉर्म में या एमाइड की फॉर्म में या आपके पास अमोनियम आयन की फॉर्म में। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र जो ज़मीन में अवेलेबल होता है वो तब अवेलेबल होता है जब वो पानी में सॉल्युबल हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब वाटर सॉल्युबलाइज्ड होगी तभी वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगी। अब ये नाइट्रेट्स हैं, अमाइड्स हैं, अमोनियम आइंस हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। इस वजह से ये 3 फॉर्म में, मतलब हम इसे अमोनिया की फॉर्म में या नाइट्रेट सॉल्ट्स की फॉर्म में या अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, या आपके पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है या डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट है, अच्छा ये आ गए। इसके अलावा जो है वो हम इसे नाइट्रेट्स की फॉर्म में, जैसे ये नाइट्रेट आ गया, कैल्शियम नाइट्रेट आ गया, ठीक है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट आ गया, इसमें अमोनियम भी है, नाइट्रेट भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको इसे किस फॉर्म में लेना है, इन तीनों में से किसी फॉर्म में भी इसको लिया जा सकता है। सो दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल एंड रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो है अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड नाइट्रोफॉस्फेट। ये तमाम के तमाम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हैं जो बेस कर रहे हैं अमोनिया सिंथेसिस पे, क्योंकि इन तमाम में जिस पे भी अमोनियम आ रहा है तो उसमें अमोनिया से आगे इसका डेरिवेटिव बनाया जाता है, ठीक है। और अमोनिया जो है वो उसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, जो हेबर्स प्रोसेस है। इस रिएक्शन के थ्रू अमोनिया को प्रिपेयर करवाया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस का, इसके थ्रू अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं, विच नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एंड द हाइड्रोजन इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल गैस, ऑयल, कोल और द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो नाइट्रोजनल फर्टिलाइज़र्स में हम जो कैटेगरी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूरिया। यूरिया एमाइड फॉर्म है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके दोनों साइड पे NH2 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास है 60, ठीक है। अगर इसमें हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को कैलकुलेट करें तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 46.65% नाइट्रोजन की। तो इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो खाद के थैले होते हैं उन पे 46 लिखा होता है अक्सर, यूरिया 46। तो यूरिया 46 का मतलब क्या होता है कि वो 46.65% नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ एन एक्सीलेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। यूरिया इज़ ऑल्सो यूज एज फीड सप्लीमेंट फॉर कैटल्स, उनको भी देते होते हैं, ठीक है। यूरिया जो है वो मवेशियों को भी दिया जाता है नाइट्रोजन सप्लीमेंट के तौर पे। इसके अलावा यूरिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग लिक्विफाइड अमोनिया विद लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड एट 170 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखिए ये रिएक्शन है लिक्विड अमोनिया का लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ टेम्परेचर है
170 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 100 से 300 एटमॉस्फेयर। तो क्या प्रोड्यूस्ड होता है? अमोनियम कार्बामाइड। तो ये अमोनियम कार्बामाइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जिसको आगे हम डिहाइड्रेट करते हैं, उसको रिएक्ट करवाया जाता है, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट अमोनिया। तो असल रिएक्शन क्या है? आपने अमोनिया प्रिपेयर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करना है फ्रॉम नेचुरल गैस, एयर और स्टीम, कहीं से भी आप ले सकते हैं, और फिर उन दोनों को रिएक्ट करवाना है। So in the synthesis of ammonia, natural gas is the main source of hydrogen and the nitrogen comes from air। क्योंकि पहले तो हमने अमोनिया प्रिपेयर करना है ना, तो अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए 1:3 में। नाइट्रोजन आएगी फ्रॉम एयर और हाइड्रोजन आएगी फ्रॉम नेचुरल गैस। इनको रिएक्ट करवाएंगे एंड यू गेट अमोनिया। तो इस केस में हम जो है वो हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पासिंग इट्स मिक्सचर विद स्टीम ओवर हीटेड निकल। ये देखें, ये रिएक्शन है आपके पास, मीथेन और स्टीम, इनको मिक्स किया जाता है एंड यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से अलग कर लें, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स आ जाए, क्योंकि वो भी तो इस रिएक्शन में यूज़ होनी है। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द गैस स्टीम बाय रिएक्शन विद अ बेसिक सोल्यूशन एंड ओनली हाइड्रोजन इज़ द रिमेन पार्ट। ठीक है, इसी तरह से हम आगे रिएक्ट करवा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करवा सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ या बाय द कंबशन ऑफ मीथेन विद ऑक्सीजन। ये कंबशन रिएक्शन है कि जब मीथेन को आपने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ, तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं करना, यहाँ वाली कार्बन डाइऑक्साइड को आपने रिमूव कर लेना है बाय रिएक्शन विद बेसिक सोल्यूशन। तो इस रिएक्शन से हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होगी और इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है, आगे आपने एक बेसिक सोल्यूशन रखना है। तो क्या होगा कि जो मिक्सचर है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, वो पास करेगा थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम बाइकार्बोनेट। So when the water and carbon dioxide has been removed from the combustion products, the remaining gases is essentially a pure nitrogen। तो यहाँ से आपके पास नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है, so in practice excess methane is mixed with steam। मीथेन को मिक्स करते हैं स्टीम के साथ एंड द एयर इज़ एडिड टू द गैस स्टीम टू रिएक्ट विद रिमेनिंग मीथेन। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, मीथेन को मिक्स करना है स्टीम के साथ। जब आप मीथेन को मिक्स करेंगे स्टीम के साथ, तो उस केस में देखिए क्या रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। मीथेन को जब हमने स्टीम के साथ ऐड किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड हो रही है। दूसरे रिएक्शन में हमने क्या करना है, जो बकिया मीथेन रह गई है उसे हमने एयर के साथ मिक्स करना है। तो पहले हमने मीथेन को मिक्स करना है स्टीम के साथ और फिर उसे मिक्सअप करवाना है एयर के साथ। तो इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन भी आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेंगे बेसिक सोल्यूशन में एंड यू विल गेट द नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आपके पास हाइड्रोजन ऊपर से आ गई थी, नाइट्रोजन यहाँ से आ गई है, दोनों को मिक्सअप करवाएंगे एंड द अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। The carbon dioxide produced by this reaction is then removed in a single step by reaction with the base and any water remaining is removed by condensation. The remaining gas stream contain only nitrogen and hydrogen and by adjustment of the proportion of steam, methane and air, the portion of hydrogen and nitrogen are adjusted to the ratio of 3:1 which is needed for the ammonia synthesis, the Bristol reaction। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने एक्चुअली किन तीन चीज़ों को एडजस्ट करना है, स्टीम को, मीथेन को और एयर को। स्टीम, मीथेन और एयर से क्या चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी, वाटर प्रोड्यूस्ड होगा। अब चूँकि यहाँ एयर ले रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो जल गई, नाइट्रोजन रह गई, बाकी ये गैसेस हैं। हाइड्रोजन हमने पहले ले ली थी, इनको एब्जॉर्ब करवा लेंगे इन अ बेसिक सोल्यूशन, तो आपके पास पीछे क्या रहेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपने क्या करना है कि स्टीम, मीथेन और एयर के प्रोपोर्शन को इस तरह मिक्सअप करना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3:1 में आ जाए, जो हमारे लिए नेसेसरी है फॉर हेबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया सिंथेसिस।
क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपके पास लिक्विड अमोनिया आ गया। अमोनिया लिक्विफाई फॉर्म में, पहले गैशियस फॉर्म में उसे लिक्विफाई कर लें, लिक्विफाई हो गया। इट इज़ देन रिएक्ट विद लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर टू फॉर्म अमोनियम कार्बामाइड, और फिर अमोनियम कार्बामाइड की डिहाइड्रेशन करेंगे एंड यू विल गेट यूरिया। तो ये देखिए, ये आपके पास जो है वो इसकी फ्लो शीट डायग्राम है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। Liquid ammonia and carbon dioxide are fed into the reaction chamber. The reaction take place and the molten urea is removed from the chamber, is throttled to the atmospheric pressure and transferred to a distillation tower where the excess ammonia and the decomposition of the products of ammonium carbamides are stripped from the urea solution. The urea solution is concentrated in the vacuum evaporator and the urea formed in the form of either crystal or it is granulated in a Prilling tower and the gases discharged from the distillation tower are regenerated। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये मीथेन है, स्टीम है और एयर है, ये तीन चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टीम रिफॉर्मिंग होगी। ठीक है, ये स्टीम रिफॉर्मिंग हो रही है, इट प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन एयर फिर बाद में इंट्रोड्यूस किया, ये अमोनिया सिंथेसिस हो रही है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा क्योंकि मीथेन और वाटर के रिएक्शन में एक तरफ हाइड्रोजन आती है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लें, उसे कंप्रेस करें, कंप्रेस करने के बाद यहाँ से अमोनिया आएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ये रिएक्शन चैम्बर है। ठीक है, ये रिएक्शन चैम्बर में दोनों रिएक्ट करेंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यूरिया जब रिएक्ट कर जाएगा फिर आगे जो है वो स्टीम उसमें से पास करवाएंगे, इसको डिहाइड्रेट करेंगे एंड देन कंडेंस इट इनटू द यूरिया फॉर्म। उसके बाद जो है वो प्रिलिंग टॉवर में इसे डाला जाता है। प्रिलिंग टॉवर में क्या होता है कि आपने देखा होगा कमर्शियल्स में भी, तो यूरिया छोटे छोटे मोती की तरह के दानों की फॉर्म में होता है, विच आर कॉल्ड एज प्रिल्स। तो उस फॉर्म में उसे स्प्रिंकल किया जाता है और वो किस तरह से होता है कि आप मोल्टन यूरिया को नीचे ऊपर से पास आउट करवाएं और नीचे से एयर इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो प्रिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं उनको यहाँ से, ये अनरिएक्टेड गैसेस हैं, इनको दोबारा से यहाँ पे रिसाइकल कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिया सिंथेसिस। उसके बाद जितने भी यूरिया के बैग्स वगैरह है उसे फिर आगे एक्सपोर्ट, मतलब वो कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है मुल्तान में, लाहौर, दाऊद खेल, मीरपुर सिंध, सादकाबाद एंड धरकी सिंध, जहाँ पे कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम नेचुरल गैस, एयर एंड द स्टीम। तो इन पूरे प्रोसेस में यूरिया सिंथेसिस के लिए जो आपके पास मेन रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हैं, नेचुरल गैस मतलब मीथेन मेन है, बाकी वाटर से स्टीम बनाई जाती है और एयर इंट्रोड्यूस कराई जाती है। इसी से तमाम का तमाम रिएक्शन होता है एंड यू विल गेट द यूरिया। नेक्स्ट है आपके पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली इनको लिया जाता है फॉस्फेट्स की फॉर्म में। Phosphates are valuable fertilizers. The presence of phosphorus in soil is vital for successful plant propagation. तो ये जो phosphorus है वो किसके लिए ज़रूरत है, प्लांट के फैलने के लिए, propagation के लिए। An important property of phosphatic fertilizer is availability to the plant, which is largely a function of phosphate solubility in a specific soil. Phosphate rocks consist primarily of calcium phosphate, is highly insoluble in water and alkaline and neutral soils, but it is moderately soluble in acidic soil. It cannot be assimilated by plants. अब देखें प्लांट ने क्या चीज़ एब्जॉर्ब करनी है, कोई भी वो न्यूट्रिएंट जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए वो प्लांट ले सकता है। कोई भी वो चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व ना हो वो प्लांट के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, वो ऐसे ही ज़मीन में पत्थर की तरह पड़ी रहेगी। अब ज़मीन के अंदर जो मेन फॉस्फेट का न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, बट कैल्शियम फॉस्फेट इज़ इनसॉल्युबल न्यूट्रल सॉइल में भी और अल्कलीन सॉइल में भी। स्लाइड सी इसकी सॉल्युबिलिटी होती है किसमें, एसिडिक सॉइल में। सो ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए जो सॉइल है उसकी एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं।
या हम डिफरेंट और फॉस्फेट ले लेते हैं, जैसे डाई कैल्शियम फॉस्फेट है। इट इज़ रेडिली सॉलेबल इन एसिडिक सॉइल एंड मॉडरेटली सॉलेबल इन वाटर एंड अल्कलीन न्यूट्रल सॉइल। जबकि मोनो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो तकरीबन तमाम की तमाम किस्म की सॉइल्स में ईज़िली अवेलेबल होता है, एसिमिलेट कर जाता है, सॉलिबलाइज्ड हो जाता है। सो आपके पास सबसे पहला जो इसका फर्टिलाइज़र है फॉस्फेटिक का, वो है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोनो कैल्शियम फॉस्फेट जो अभी हमने देखा एंड जिप्सम। जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 20% फॉस्फोरिक ऑक्साइड। एक्चुअली जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरिक पेंटॉक्साइड की फॉर्म में अवेलेबल होता है। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट वाटर soluble phosphate fertilizer and it is still produced in large quantities. It is produced by treating phosphate rock, a complex material containing fluorspite। ये देखिए कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड का मिक्सचर है, क्योंकि ये दोनों ये आपके पास जो है वो रॉक में से ऑब्टेन होता है, बट दिस कंपाउंड इट इज़ हाईली इंसॉल्युबल। तो हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं 70% सल्फ्यूरिक एसिड को इन अ बेस्टन और इन अ कॉन्टिन्यूस बेल्ट। सो अ सॉलिड मैस ऑफ मोनोकैल्शियम फॉस्फेट एंड जिप्सम इज फॉर्म। तो इसके रिएक्शन से हमारे पास चूँकि देखिए फॉस्फेट तो ऑलरेडी है, सल्फेट भी आ जाएगा, तो मिक्सचर ऑफ मोनोकैल्शियम इस तरह से मोनोकैल्शियम फॉस्फेट और आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट इस चीज़ का मिक्सचर आ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एंड इट इज़ ईजिली अवेलेबल फॉर द प्लांट बिकॉज इट इज़ soluble. So it is cured by storing for several weeks to complete the reaction before grinding. Gaseous compounds of fluorine and silicones are evolved and removed by वाटर स्क्रबिंग। चूँकि फ्लोराइड भी है इसमें तो वो रिमूव हो जाता है, गैशियस फॉर्म में निकल जाता है, ऑक्साइड्स वगैरह की फॉर्म में, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। अब कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को हम मैन्युफैक्चर किस तरह से करते हैं, ये देखें, ये आपके पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट शो की गई है with the help of the diagram. The plant used for the Den process is shown. The well powdered phosphate rock is introduced in a cylindrical mixture with a calculated quantity of nearly 70% sulfuric acid. अब इस केस में है, यहाँ से आपने एसिड प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने फॉस्फेटिक रॉक ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपने फॉस्फेटिक रॉक लेनी है ग्राइंड फॉर्म में, और ऊपर से यहाँ से आपने एसिड को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ से, ठीक है, ये एसिड इंट्रोड्यूस होगा और यहाँ पे रॉक होगी। 70% एसिड, ये आपने पैडल्स लेने हैं, जिस तरह से स्टिरर टाइप है, इस पर पैडल्स लगे हुए हैं, कॉन्टीन्यूसली इसको रोटेट करेंगे ताकि वो मिक्सअप हो जाए। द होल इज़ मिक्स by mean of pedal for some time and then dumped mechanically into one of the dens D1 or D2 through the valve V2 or V1 where the charge is left for 6 to 24 hours. The reaction starts in a mixture, continues in a den and temperature rises and assist in completing the reaction. अब क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे रॉक ली है, ठीक है, मिक्सचर रॉक का डाला है, ऊपर से एसिड डाला है और उसे पैडल से मिक्सअप करवाया है। अब या तो ये वाला वॉल्व ओपन करें या ये वाला वॉल्व ओपन करें, या वो डेन 1 में आ जाएगा या डेन 2 में आ जाएगा, और आपके पास उसके बाद यहाँ पे स्टोर हो जाएगा फॉर सेवरल आवर्स, 6 to 24 आवर्स। तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है मिक्सचर में, कंटिन्यू हो रहा है डेन में, और टेम्परेचर राइज कर रहा है, और एज अ रिज़ल्ट आपके पास HF रिएक्ट करेगा, जो कि इसमें है विथ सिलिका विच इज़ एब्जॉर्ब इन द वाटर टू गिव सिलिकिक H2SiF6, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास रिएक्शन क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फ्लोराइड, ये रॉक है, इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सुपर फॉस्फेट। ये देखिए, ये आपके पास मिक्सचर है, अलॉन्ग विद इट HF इज़ प्रोड्यूस्ड। तो HF जो है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा विच इज़ प्रेजेंट इन द रॉक टू फॉर्म सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड एंड वाटर। तो अल्टीमेटली आपके पास ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड हो गई हैं। ये तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, ये आगे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिलिका एंड H2SiF6। तो इस तरह से जो फ्लोरीन मौजूद थी इन अ कंपाउंड इट गेट एक्यूमुलेटेड, ठीक है, वो अलग से जो है वो असेंबल्ड हो जाएगी और उसको हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास था कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट है आपके पास ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट क्या है?
जिसमें तकरीबन ट्रिपल अमाउंट 3 times द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फॉस्फेट मौजूद होता है as compared to simple superphosphate. That why it is called as triple superphosphate. इसमें अप्रॉक्सीमेटली 46 to 48, उसमें 20% था, इसमें 46 to 48% तक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है। इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग फॉस्फेट रॉक विद फॉस्फोरिक एसिड। वहाँ हमने क्या लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड, 70% सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ हम ले रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड instead of sulfuric acid, and the product known as triple phosphate, which is essentially monocalcium phosphate, and this process eliminate calcium sulfate and the product has higher pentoxide content than the normal superphosphate. अब देखिए वहाँ पे आपने चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड लिया था तो along with this आपके पास कैल्शियम सल्फेट आ रहा था, तो यहाँ आपने कैल्शियम सल्फेट को एलिमिनेट कर देना है। जब उसको एलिमिनेट कर देंगे तो फॉस्फेट कंटेंट इंक्रीज़ कर जाएगा एंड यू विल गेट ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, आगे जो HF है उसको सिमिलर प्रोसेस से हम रिमूव कर लेंगे जैसे ऊपर वाले प्रोसेस में किया था। उसके बाद है अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट सिंपल सॉल्ट है जो अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस्ड होता है। इसमें 2:1 2 पार्ट्स जो है अमोनिया और 1 पार्ट फॉस्फोरिक एसिड, उसको हम प्रिपेयर करते हैं। बट इस केस में जो है वो हम मोनो और डाई फॉस्फेट्स, डाई अमोनियम, इनके मोनो अमोनियम फॉस्फेट या आपके पास डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये यूज़ होते हैं फॉर फर्टिलाइज़र पर्पसेस। Numerous commercial processes are available wherever anhydrous ammonia is treated with phosphoric acid and the resulting slurry is converted into solid form and dried. ठीक है, सोल्यूशन स्लरी सी बनेगी, उसे आप ड्राइड करेंगे, वाटर को इवेपोरेट करेंगे एंड यू विल गेट अ सॉलिड fertilizer. Here ammonia and phosphoric acid, the ratio between them is 1:2, can be selected to produce various product grades. For example, here we get diammonium phosphate. यहाँ पे granular diammonium phosphate made from wet process is produced in much greater quantities than monoammonium phosphate and has become the most popular for all the phosphatic fertilizer due to its higher analysis stability and the favorable economy. ठीक है, तो ये आपके पास ये भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है और सिंपल सा आपके पास प्रिपेयर हुए बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड फॉस्फोरिक एसिड। लास्ट वन है इसमें फॉस्फेटिक स्लैग और थॉमस स्लैग भी कहते हैं इसे। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डबल सॉल्ट ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपके पास ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है और कैल्शियम सिलिकेट है, तो ये डबल सॉल्ट है इन दोनों का, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सिलिकेट का। तो इसमें हम कैल्शियम फॉस्फेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ लाइम विद फॉस्फोरस ऑक्साइड P4O10, और P4O10 को कैसे प्रिपेयर किया है, बाय द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद ऑक्सीजन। जब हम वाइट फॉस्फोरस को बर्न करते हैं इन एयर यू विल गेट P4O10। आगे इस P4O10 को लाइम के साथ रिएक्ट करवाएं, यू गेट कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फिर यही लाइन जो है इसे सैंड के साथ, सिलिका के साथ रिएक्ट करवाएं एंड यू विल गेट कैल्शियम सिलिकेट। सो इट इज़ फॉर्म्ड, ये स्लैग है एक्चुअली जो कि हम बनाते नहीं हैं, ये प्रोड्यूस्ड हो जाती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। आयरन में एक फेयर अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस मौजूद होता है जो रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सिलिकेट विच फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ मोल्टन मेटल एस लेक। या आपने जब स्टील इंडस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तब आपने देखा भी होगा कि हमारे ऊपर हमारा जो मोल्टन स्टील है उसके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में एक झाग सा, एक गन सा आ जाता है जिसे कि हम रिमूव कर लेते हैं एंड इट इज़ सोल्ड एज द फर्टिलाइज़र। तो ये वही थॉमस स्लैग या फॉस्फेटिक स्लैग है। द स्लैग it is separated and cooled when it form a solid mass, it is ground to a fine powder and then packed। इससे बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस प्रोड्यूस नहीं होता बट इट कैन प्रोड्यूस 14.25% of phosphorus oxide when added to the soil it decompose giving a steady supply of phosphoric acid for the growth of the plant।
It's also contain 40% of the lime which is readily available for the utilization of the acidity of the soil. ये कैल्शियम जो है वो भी सेमी मैक्रो न्यूट्रेंट में आता है, तो ये along with फास्फोरस कैल्शियम भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया, ये आपके पास लास्ट टाइप थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइज़र्स। तो फोर्थ ईयर का तो कोर्स यहाँ कंप्लीट होता है। थर्ड ईयर को मैं आगे मज़ीद कोई चैप्टर देखती हूँ, बॉन्डिंग वाला है या फिर एसिड बेस इक्विलिब्रियम है, उसमें से मैं आपको करवा दूँगी। फोर्थ ईयर का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट है। फोर्थ ईयर की मैं आगे रिवीजन स्टार्ट करवाती हूँ और वो मैं आपको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगी। अगर इस तीनों इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात क्लियर ना हो, देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।